हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सबका स्वागत करता हूँ मैं OneExam.in पे। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था प्रोडक्शन फंक्शन देख रहे थे। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, शॉर्ट टर्म की हमने बात कर ली थी। आज हम बात करते हैं किसकी, लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन की खासियत क्या है बताओ। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। आप सभी फैक्टर्स को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, क्योंकि सारे फैक्टर्स क्या है आपके, वेरिएबल है। ठीक है, ठीक है। अब मान लो प्लांट एंड मशीनरी है, फैक्ट्री है, लेबर है, ये सब एक जगह काम कर रहे हैं, तो ऐसी की ऐसी एक और लगा सकते हो आप, ऐसी की ऐसी एक और फैक्ट्री लगा सकते हो। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा इनका जो आपस में प्रोपोर्शन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। कि भाई दो प्लांट एंड मशीनरी, एक फैक्ट्री के अंदर इतनी लेबर है, तो वही सेम दूसरे के अंदर लगाई, वही सेम तीसरे के अंदर लगाई। तब हम ये देखेंगे कि भाई एक फैक्ट्री से दो फैक्ट्री होने पे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, या तीन पे ज्यादा हो रहा है, या चार पे ज्यादा हो रहा है, या पांच पे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न्स, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल, स्केल का मतलब होता है पैमाना, बड़े स्तर पे, लार्ज स्केल। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में हम बात करते हैं लार्ज स्केल की। तो रिटर्न्स टू स्केल, जब बड़े स्केल पे काम किया जाए तो क्या रिटर्न्स होंगे, वो क्या था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब सिंपल सी थ्योरी है, आप समझिएगा, समझिएगा कि एक फैक्ट्री है मेरी, कितनी है, एक फैक्ट्री। तो क्या दिक्कत होगी बताओ, एक फैक्ट्री के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। इधर कंपनी है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो देख रेख कर रहे हैं, एक कोई मैनेजर होगा जो इस फैक्ट्री को चलाएगा, फिर इसमें खूब सारी लेबर होगी, मशीन होगी। दिक्कत नंबर वन, क्या मैं हर डिपार्टमेंट के स्पेशलाइज्ड हेड बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन के लिए इंजीनियर किसी को हेड बना दिया, सेल्स के लिए किसी को बना दिया, मार्केटिंग के लिए किसी को, परचेज के लिए किसी को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए किसी को, फिर लोगों का ध्यान रखने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए किसी को मैनेजर। क्या मैं इतने सारे स्टाफ लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता, क्योंकि एक ही फैक्ट्री है मेरी, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। दूसरी बात, जो मेरी प्लांट एंड मशीनरी होगी, जो मशीनें मैं इस्तेमाल करूँगा, क्या वो दुनिया की बेस्ट मशीन में ला के लगा सकता हूँ, नहीं, क्योंकि इतने बड़े स्तर पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मेरी एक ही फैक्ट्री है। लेकिन मैं एक और फैक्ट्री लगा दूँ, फैक्ट्री नंबर 2, फिर एक और फैक्ट्री लगा दूँ, फैक्ट्री नंबर 3। तो अब क्या हो सकता है, क्योंकि मेरी फैक्ट्री 1 2 3 है, तो मैं एक तो हर डिपार्टमेंट के लिए क्या कर सकता हूँ, स्पेशलाइज्ड लोगों को हायर कर सकता हूँ, कि भाई जिसको खरीदारी का अनुभव है कि आप कम से कम कीमत पे कैसे प्रोडक्शन करोगे, कैसे टाइमली खरीदारी करोगे। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वालों को कि भाई आप फैक्ट्री को इस तरीके से अरेंज कीजिए कि मैं कैसे फटाफट प्रोडक्शन कर सकता हूँ। ह्यूमन रिसोर्सेज के मैनेजर और उनके स्टाफ को बोलूँगा कि आप लोगों को सुविधाएं दीजिए ताकि उनका ध्यान यहाँ रहे, मैक्सिमम काम कर सके, आउटपुट दे सके। फिर मैं जो प्लांट एंड मशीनरी परचेज करूंगा, अब वो भी मैं क्या कर सकता हूँ, दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट से बेस्ट, क्योंकि फैक्ट्रियां मेरी इतनी सारी है, तो मैं बड़े स्तर पे बड़ी चीजें क्या कर सकता हूँ, अफोर्ड कर सकता हूँ। फिर मैनेजमेंट की तरफ से सुपरविजन, सस्ता रॉ मटेरियल, ये सब चीजें क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। जब मैं जैसे जैसे क्या करूंगा, अपना स्केल बढ़ाऊंगा, अपना स्केल क्या करूंगा, फैक्ट्रियां इंक्रीज करता जाऊंगा। फायदा होगा कि नहीं होगा, मानते हो, डेफिनेटली होगा। कि भाई जब मैं एक फैक्ट्री चला रहा था तो इतना स्पेशलाइजेशन नहीं था। मान लो ये फैक्ट्री साल की 1000 यूनिट ही बना रही थी, दो पे कितना, 2000 ही बना रही थी। लेकिन जैसे जैसे बढ़ाऊंगा, तीसरी चौथी, अब जो प्रोडक्शन मेरा है, अब 3 फैक्ट्री लगाने पे 3000 की बजाय ये कितना हो जाएगा, 4000। फिर चौथी लगाने पे मान लो 7000 हो गया।
तो ये बढ़ क्यों रहा है प्रोडक्शन? एक फैक्ट्री पे 1000, 2 पे 2, 3 पे 3000 होना चाहिए था। ये इसलिए क्योंकि अब क्या हो चुकी है, ये मेरे पास ये कुछ फायदे आ चुके हैं। मेरे पास स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट है, स्पेशलाइज्ड मशीन है, सब चीज़ें नई है, टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, क्योंकि अब मैं बड़े स्तर पे काम कर रहा हूँ। ओके, लेकिन सोचिए आप, मैं फैक्ट्रियाँ बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, तो क्या हमेशा ही ऐसे रहेगा, या एक समय बाद फिर मिसमैनेजमेंट होना शुरू हो जाएगा? चीज़ें मैनेज नहीं होगी, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कई चीज़ें खत्म हो रही है, ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, कंपनी से कंट्रोल क्या होता जाएगा? लूज होता जाएगा। और जैसे ही लूज होता जाएगा, फिर से चीज़ें क्या हो जाएगी? प्रोडक्शन में गिरावट देखने को मिलेगी। बस ये इतनी सी बात है। इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या बोलते हैं? इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कि भाई स्केल के ऊपर अगर आप काम करते हो, बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे अगर आप काम करते हो, तो आपको कुछ इकोनॉमीज मिलती है। इकोनॉमीज का मतलब फायदे मिलते हैं, और कुछ नुकसान भी देखने पड़ते हैं। और ज्यादा बड़े स्केल पे चले गए तो चीजें क्या हो जाएगी? मिसमैनेज भी होना शुरू हो जाएगी। इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। तो ये जो इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज है, दो तरह की होती है, एक इंटरनल इकोनॉमी, एक एक्सटर्नल इकोनॉमी। इंटरनल का मतलब हमारी कंपनी के अंदर ही चीजें क्या हो जाएगी? सुधर जाएगी। जैसे मैंने कहा, मैनेजमेंट की टीम, मशीनें हम अच्छी खरीद लेंगे, ठीक है, ये चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? सुधर जाएगी। जब एक से ज्यादा 2, 3, 4 फैक्ट्रियां जब हम बना के काम करेंगे तब, ठीक है। फिर एक्सटर्नल इकोनॉमी, कि भाई अब इंडस्ट्री के अंदर हम बड़े प्लेयर बन जाएंगे, तो बड़े प्लेयर बनने से क्या होगा? इंडस्ट्री पूरी हमारे कंट्रोल में रहेगी। आज रिलायंस है तो वो लीड करता है अपने टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, तो जाहिर सी बात उसे बेनिफिट है, उसे पहले सब चीज़ें मिलती है, पहला मौका उसे मिलता है। तो ये बाहरी फायदे गवर्नमेंट की तरफ से या सब तरीके से जो है उसको फायदे मिलते हैं। तो ये दो तरह के इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती है। अब समझिएगा हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। कि अगर आप लार्ज स्केल पे, मतलब सारे फैक्टर्स क्या है? मेरे वेरिएबल है, उनको आप चेंज कर रहे हो। मान लो एक फैक्ट्री है, एक और लगा रहे हो, प्लस एक और लगा रहे हो। अब ध्यान दीजिएगा, इस एक फैक्ट्री के अंदर जो भी लेबर का, जो भी कैपिटल का, जो भी प्लांट एंड मशीनरी का रेशियो है, वो रेशियो क्या रहना चाहिए? मेरा कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट मतलब जो इस पहली फैक्ट्री में है, दूसरी में भी वही रेशियो है, तीसरी में भी वही है। क्योंकि अगर पहली में कुछ और रेशियो है, दूसरी में कुछ और रेशियो है, और पहली में 1000 यूनिट प्रोड्यूस हुई, दूसरी में 1500 यूनिट हो गई, तो ये पता नहीं चलेगा ना ये 1500 यूनिट किस वजह से हुई। क्या ये इनका आपस में रेशियो चेंज होने से हुई, या फैक्ट्री लगने से इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल हुई? तो ये एनालिसिस तभी काम करेगा जब इनका रेशियो जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। मतलब कहने का ये कि जो इस फर्स्ट फैक्ट्री के अंदर लगा हुआ था, वो सेम टू सेम इंटू 2 कर दो आप। सेम स्केल बराबर आपने क्या कर दिया? एक और खड़ा कर दिया, एक और खड़ा कर दिया। उसके अंदर इंटरनल फैक्टर्स का रेशियो सेम है। तो इस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा? जब आप एक के बाद एक के बाद एक बढ़ाते जाओगे, तो पहले हमें देखने को मिलेगा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। और इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या कहता है? कि आपने फैक्ट्री तो पहली लगाई, तो उस पर कितना था? 1000 यूनिट प्रोडक्शन था। दूसरी लगाई तो 2200 हो गया टोटल। ये टोटल प्रोडक्शन है। होना कितना चाहिए था? 2000 होना चाहिए था। फिर तीसरी लगाई तो 3500 हो गई। तो एक्स्ट्रा कितने से बढ़ रहा है बताओ? ये 1200 से, ये 1300 से। ये क्या कहलाता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। की जिस प्रोपोर्शन में आप फैक्ट्री बढ़ा रहे हो, रिसोर्सेज बढ़ा रहे हो, उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में हमारा क्या बढ़ रहा है? रिटर्न बढ़ रहा है। ओके, ये क्यों होता है बताओ? बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लेकिन बताओ, क्या ये ऐसा हमेशा बढ़ता रहेगा? एक समय बाद क्या आना शुरू हो जाएगा? कांस्टेंट रिटर्न्स। कि अब जो फायदे मिलने थे वो मिल गए,
स्पेशलाइजेशन होना था वो हो गया। तो अब उसी सेम प्रोपोर्शन में ही क्या होगा, बढ़ेगा। जिस प्रोपोर्शन में आप फैक्टर्स को बढ़ा रहे हो, फैक्टर्स यानी फैक्ट्री वगैरह जो, इनको जितना आप बढ़ा रहे हो उतना ही क्या होगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। यहाँ क्या था, जो फैक्टर्स है उससे ज़्यादा क्या बढ़ रहा था, आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा था। जिस अनुपात में फैक्टर्स बढ़ा रहे थे उससे ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यू रखोगे तो फिर लॉ ऑफ डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएगा। फिर आप जिस रेशियो में फैक्टर्स बढ़ाओगे उससे कम रेशियो में आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि अब क्या आनी शुरू हो जाएगी, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब जो नुकसान है बड़े स्तर पे जाने के, वो नुकसान हैवी होने लग जाएंगे, हमारे ऊपर भारी होने लग जाएंगे। ओके, ठीक है, क्लियर है? आई होप क्लियर है। सिंपल सी बात थी, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। सोच लीजिए आप एक बार, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। बहुत ही सिंपल सी चीज है कि लॉन्ग रन के अंदर सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। जब सारे फैक्टर्स वेरिएबल है तो उस स्थिति के अंदर अगर हम उन सारे फैक्टर्स को सेम जिस प्रोपोर्शन में बढ़ा रहे हैं, मान लो 50% बढ़ाया हमने और हमारा जो प्रोडक्शन है वो 70% बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ा, तो इट मीन्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहे हैं। सेम प्रोपोर्शन में बढ़ा, कांस्टेंट रिटर्न आ रहे हैं। ये 50% बढ़ा लेकिन प्रोडक्शन 30% ही बढ़ा, डिक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहे हैं। पहली वाली स्थिति कब होती है, ज़्यादा कब बढ़ता है, जब हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है। कम कब बढ़ता है, जब डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या होती है इकोनॉमीज, क्या होती है डिसइकोनॉमीज, तो ये हमने देखा दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब कंपनी के अंदर ही चीज़ें सुधर जाती है, मैनेजमेंट का स्पेशलाइजेशन, फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रोक्योरमेंट, बेटर प्राइस पे रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट, ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन, स्टाफ का मैनेजमेंट, ये सब जो है चीज़ें हमें फायदे के रूप में मिलती है। धीरे धीरे यही चीज़ें मिसमैनेजमेंट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के रूप में हमारे सामने आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब वर्ड आता है प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, की किस लेवल पे प्रोडक्शन हमें करना चाहिए अगर हम लॉन्ग रन की बात करें। किसकी बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें तो कुछ भी नहीं है। जो हमने इनडिफरेंस कर्व और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखा था, इनडिफरेंस कर्व क्या शो करता है कि एक व्यक्ति की जो चॉइसेस है अलग अलग, वो पूछ ली, फिर उससे कहा आप अपना बजट बताओ, तो बजट लाइन खींच दी। अब बजट लाइन जिस हाईएस्ट इनडिफरेंस कर्व को टच करके गुजर रही है, बस हमें वहीं पे उत्पादन करना है। वही सेम नाम अलग होके क्या बोला जाता है, उस इनडिफरेंस कर्व को बोला जाता है आइसोक्वांट। क्या बोला जाता है, आइसोक्वांट। ये एग्जैक्टली क्या है, इनडिफरेंस कर्व के सेम टू सेम है, बस नाम इसका क्या है, आइसोक्वांट या इक्वल प्रोडक्ट कर्व बोलते हैं। ठीक है, ये क्या शो करता है, ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स के वो सारे कॉम्बिनेशन जिससे सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होगा। इनपुट्स के वहां तो इनडिफरेंस कर्व तो क्या शो करता है बताओ, कि क्लोथ और फूड के वो कॉम्बिनेशन, कि एक क्लोथ 12 फूड, जिससे मुझे क्या मिल रहा है, सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन 1 कॉम्बिनेशन 2 ये दिखाता है। यहां ये क्या शो कर रहा है, दो फैक्टर्स के वो कॉम्बिनेशन, मान लो ये है प्लांट एंड मशीनरी और ये है लेबर, तो प्लांट एंड मशीनरी और लेबर का वो कॉम्बिनेशन जिससे सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है। कि मान लो मैं एक प्लांट एंड मशीनरी के साथ, एक मशीन के साथ 12 लेबर लगाऊं तो मेरा प्रोडक्शन होगा कितना, 100 यूनिट। या मैं 2 मशीन लगा दूं और लेबर 8 ही कर दूं तो भी मेरा प्रोडक्शन होगा कितना, 100। या 3 मशीन लगा दूं, 5 लेबर लगा दूं तो भी प्रोडक्शन होगा 100। या 4 लगा दूं, ये 3 लगा दूं तो भी 100। या ये 5 मशीन लगा दूं, लेबर 2 ही लगाऊं तो भी प्रोडक्शन 100। मतलब 2 फैक्टर्स जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स है, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन जिससे क्या हो रहा है, सेम लेवल ऑफ आउटपुट आ रहा है, सेम लेवल ऑफ आउटपुट आ रहा है। इसे क्या बोलते हैं, वहां बोलते थे इनडिफरेंस कर्व, यहां बोलते हैं इक्वल प्रोडक्ट कर्व। प्रोडक्ट का मतलब होता है यहाँ क्या, प्रोडक्शन, तो इक्वल प्रोडक्शन कर्व।
ये वो कर्व है जहां पे सब जगह इक्वल प्रोडक्शन हो रहा है, कि चाहे आप पहले कॉम्बिनेशन से प्रोडक्शन कर दो, एक मशीन खरीद के 12 लेबर लगा दो तो भी 100 यूनिट बनेगी, या चाहे तो आप 5 मशीन और 2 लेबर लगा दो तो भी 100 यूनिट ही बनेगी। इक्वल प्रोडक्शन कर्व, इसको क्या बोलते हैं, आइसो क्वांट। आइसो क्वांट। आई होप ये क्लियर है। जैसे ही मैंने कहा इंडिफरेंस कर्व के बराबर, तो आपको समझ जाना चाहिए। बताओ ये कैसे बनेगा कर्व, जैसे इंडिफरेंस कर्व बनाइए जैसे यही बना, सेम इधर फैक्टर एक्स फैक्टर वाई। ओके, अब वहां हमने देखा था इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऐसा क्यों होता है, हमने देखा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि भाई दो चीजें एक दूसरे की परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं हो सकती। क्लोथ पहनने के काम आता है, फूड खाने के काम आता है, तो वो व्यक्ति एक फूड यूनिट के लिए एक्स्ट्रा पाने के लिए इधर 6 त्याग रहा था। वहीं अगर दोनों परफेक्ट सब्सटीट्यूट होते, कोक और पेप्सी होते, तो इधर मान लो 1 है 12 है, तो इधर 1 बढ़ाने के लिए वो 1 छोड़ेगा, 1 और बढ़ाने के लिए 1, तो जो रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, वो 1 1 1 कांस्टेंट रहेगी। लेकिन नॉर्मली दो प्रोडक्ट परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं होते, इसलिए जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो क्या होती है, डिक्रीजिंग। अब सेम बात यहाँ लागू होती है कि दो फैक्टर एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं हो सकते। जहां मशीन काम आएगी वहां मशीन ही काम आएगी। मशीन को पूरी तरह से लेबर क्या रिप्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता। तो दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है। तो इसीलिए जो यहाँ जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो कैसी है, डिक्रीजिंग है। तो जैसे ही ये डिक्रीजिंग हुई, ये कर्व कैसा बनेगा, सेम जैसा इंडिफरेंस कर्व बनेगा। वहां मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन था, यहाँ बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, एक टेक्निकल वर्ड जोड़ दिया। ओके, ये देखिए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, एक फैक्टर जैसे कैपिटल जो एक्सचेंज किया जा सकता है किसके बदले, लेबर के बदले, जो दर होती है एक्सचेंज की उसको बोलते हैं। अब सिमिलर यहाँ भी कंपनी के पास एक फिक्स बजट होगा, तो हमने बजट लाइन बनवा दी कि भाई आप बताओ, बजट लाइन बनाओ, आपके पास जो बजट है, इसको बोलते हैं आइसो कॉस्ट लाइन। क्या बोलते हैं, आइसो कॉस्ट, आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट। ये क्या शो करती है बजट लाइन, बताओ। दो फैक्टर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन जो हम खरीद सकते हैं। मान लो आपके पास 1000 रुपये, तो आप प्लांट एंड मशीनरी कितनी खरीद सकते हो, लेबर कितनी खरीद सकते हो। मान लो प्लांट एंड मशीनरी की रेट है 100 रुपये, लेबर की रेट है 50 रुपये। तो या तो आप 10 की 10 प्लांट एंड मशीनरी खरीद लो, लेबर 0 खरीदो, या प्लांट एंड मशीनरी 9 खरीदो, ये 2 खरीद लो। तो वो अलग अलग कॉम्बिनेशन शो करता है। ये लाइन बजट लाइन कहलाती है। यहाँ क्या कहलाती है, आइसो कॉस्ट। ओके, अब इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर का मतलब किस लेवल पे प्रोड्यूस करना चाहिए। तो देखिए जितना, आप देखिए ये हमने क्या बना दिया, वो हमारा जो आइसो क्वांट है, प्रोडक्शन जो हम करना चाहते हैं, जो हमें लेवल ऑफ आउटपुट चाहिए, मान लो 1000 यूनिट बनानी है, तो 1000 के लिए जो अलग अलग कॉम्बिनेशन हमने बनाए वो बना दीजिए। फिर बजट लाइन, वहां तो हमने क्या किया था, देखिए वहां हमने ये किया था कि खूब सारे इंडिफरेंस कर्व बना दिए थे, और बजट लाइन जो थी वो फिक्स थी। जो बजट लाइन इसको छू के निकल रही थी, उस इंडिफरेंस कर्व को हमने इक्विलिब्रियम बता दिया था। अब यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कंपनी ऐसा थोड़ा ही कर सकती है कि प्रोडक्शन जितना हो सके हम हायर लेवल पे, कंपनी पहले से सोच के चलती है कि भाई हमें 1000 यूनिट तो बनानी ही है। वो तो सेटिस्फेक्शन की बात थी। यहाँ तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। वो कंपनी ऐसा कह सकती है कि इंडिफरेंस कर्व 1 पे नहीं तो 2 पे चलेगा, 2 पे नहीं तो 3 पे चलेगा, ऐसे नहीं होता। प्रोडक्शन जो है वो हमेशा क्या होता है, एक फिक्स सोची हुई यूनिट के लिए होता है। तो यहाँ जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक ही होगा जो आपने सोच रखा है कि भाई मुझे 1000 यूनिट बनानी है, और उसके लिए ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है जो मैं बना सकता हूँ। जैसे हमने यहाँ बात की कि भाई मान लो 1000 यूनिट बनाने के लिए या तो मैं एक प्लांट एंड मशीनरी, 12 लेबर, या 2 प्लांट एंड मशीनरी, और ये अलग अलग कॉम्बिनेशन मैंने एक कर्व ही बनेगा। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी ही है, तो 1000 के लिए ये मेरे पास ऑप्शन है, या ये या ये या ये। ओके, क्लियर है। लेकिन अब यहां मैं क्या करूंगा, बजट लाइन अलग अलग इंट्रोड्यूस करूंगा।
कि भाई बजट लाइन इधर मैं एक 50 रुपये में देखूँ, 100 रुपये में देखूँ, 200 में देखूँ, 300 में देखूँ। अब बताओ यहाँ कौन सी बजट लाइन चूज करोगे आप? तो जितनी नीचे बजट लाइन मतलब उतना सस्ते में काम होगा, जाहिर सी बात है। तो सबसे नीचे ये लाइन जो इसको टच करके जा रही है, यहाँ सबसे सस्ते में आपकी इतनी यूनिट जो है 100 यूनिट प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर आप ई पे प्रोड्यूस करोगे तो उसी काम के लिए पैसे ज़्यादा लगेगा, डी पे करोगे तो उसी के लिए पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन सी वो पॉइंट है जहां आप न्यूनतम पैसों पे काम कर सकते हो। ठीक है, ये क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो एक बार इस चैप्टर को आप क्विकली जो है गो थ्रू कर लीजिएगा, बहुत ही इजी सिंपल सा चैप्टर है। जो लास्ट के 2 वर्ड है बस वो ध्यान रखने हैं, आइसोक्वांट, आइसोकॉस्ट। ठीक है, बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर रखिएगा मन में। वहाँ कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में सेटिस्फेक्शन की बात होती है, तो हम अलग अलग इंडिफरेंस कर्व जो है बनाते हैं, फिर एक वो प्राइस लाइन खींचते हैं, देखते हैं, क्योंकि वहाँ कंज्यूमर का बजट फिक्स होता है। यहाँ बजट तो कंपनी है, वो तय कर देगी बजट कि भाई चाहेगी कम से कम में काम हो, लेकिन उसका प्रोडक्शन पहले से उसने सोच रखा है कि भाई मुझे तो ये 1000 यूनिट बनानी है, अब इसके ये कॉम्बिनेशन है। अब वो अलग अलग बजट इंट्रोड्यूस करती है कंपनी कि भाई अगर 1000 रुपये बजट रखे तो ये कॉम्बिनेशन हम खरीद सकते हैं, अगर 2000 रखे तो ये, अगर 3000 रखे तो ये 4 में ये, 5 में ये। तो ये ऑप्शन काम के नहीं है, बस ये जो सबसे नीचे वाली बजट लाइन है वो हमारे काम की है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करना। ओके, तो हमने ये भी देखा कि अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो कौन से स्टेज में काम करना है? दूसरे स्टेज में। लॉन्ग टर्म की बात करें तो जाहिर सी बात है जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं तब आपको नेगेटिव रिटर्न्स में नहीं जाना है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स में नहीं जाना है। जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में हमने देखा ना, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इस पे नहीं जाना। या आप कह दीजिए कि हम आइसोक्वांट और आइसोकॉस्ट की मदद से ये पता कर सकते हैं कि हम गिवन प्रोडक्शन को, ध्यान दीजिएगा ये मैं यहां लिख देता हूं, गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन को कैसे कम से कम बजट में अचीव किया जाए, ये है हमारा क्या? प्रोडक्शन का ऑप्टिमाइजेशन। इन डिफरेंस कर्व में उल्टा था कि गिवन लेवल ऑफ बजट से कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त किया जाए। यहां हम लेवल तो पहले ही यहां हमने पहले ही सोच लिया कि हमें यहां जाना है, उसके लिए सस्ते से सस्ता जुगाड़। वहां उल्टा था, पैसा इतना ही है, इससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास के अंदर और कुछ देखेंगे, नया जानेंगे, सीखेंगे। थैंक यू।